हम सभी मनुष्य प्रकृति के सबसे बड़े चमत्कार हैं। अगर हम आसपास देखें तो हमारे जैसा कोई भी नहीं दिखता, लेकिन बाहरी नामों और लेबलों के नीचे हमारी विविधता में एकता है। हम सब वास्तव में एक ही प्रभु का अंश है। इस तरह हम सब एक ही बड़े परिवार के सदस्य हैं। मानवता में भिन्नता तो प्राकृतिक है। लोग, नस्लें, कबीले और समुदाय के रिवाज, आदतें, पसंदें, चरित्र, वृत्तियां और विचार सब भिन्न हैं। मत और विचार अक्सर एक दूसरे के विपरीत होते हैं, परंतु क्या असलियत में हम अपनी आपसी भिन्नता को समझकर सम्मान देते हैं या फिर तुलनात्मक खेल खेलने लगते हैं? उदाहरण के लिए, यह कौन सा पेड़ है? पहचाना? जी हाँ, यह नीम का पेड़ है। और यह पेड़? ये भी सही, आम का पेड़। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से सर्वश्रेष्ठ कौन, तो आपको तुलना करनी पड़ेगी। इधर हम आपको आधे मिनट का समय देते हैं इन दोनों पेड़ों यानी आम और नीम की मानसिक तुलना करने के लिए। इस प्रक्रिया के बाद आपको अपना निर्णय स्पष्ट करना है। आपका समय शुरू होता है अब। आधा मिनट या 30 सेकंड। तो अपने चिंतन में आपने आम और नीम के गुण और फायदे इन पे सोचा होगा और अलग अलग निष्कर्ष पर पहुंचे होंगे। जैसे आम तो फलों का राजा है, उसकी लगभग 1400 जातियों से हम परिचित हैं। अत्यंत उपयोगी, दीर्घजीवी, सघन एवं विशाल वृक्ष है। और आयुर्वेदिक मतानुसार आम के पंचांग यानी पांचों अंग काम आते हैं। नीम की व्यावसायिक खेती को लाभदायक नहीं माना जाता, फिर भी नीम एक तेजी से बढ़ने वाला सदाबहार पेड़ है और सूखे के प्रतिरोध के लिए विख्यात है। शायद सबसे ज्यादा नीम कई बीमारियों के उपचार और सेहतमंद रहने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो इनमें से सर्वश्रेष्ठ कौन? बड़ा मुश्किल सवाल है। दोनों ही मानवता के लिए अद्वितीय हैं, इसलिए दोनों ही श्रेष्ठ हैं। सर्वश्रेष्ठ का तो विकल्प ही नहीं उठता। क्यों, सहमत है ना आप? अस्तित्व केवल मौलिक सृजन करता है, वह नकलों में, कार्बन कॉपी में भरोसा नहीं करता। और हम हमेशा तुलना करते हैं, और यही दूसरों के साथ भी हो रहा है। वे भी तुलना करते हैं, और तुलना बहुत ही मूर्खतापूर्ण वृत्ति है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अनुपम और अतुलनीय है, जैसे कि आप खुद अनुपम और अतुलनीय हैं। यह बात तो आप सहर्ष स्वीकार कर लेंगे, लेकिन याद रहे कि आप ही की तरह अन्य दूसरे भी अनुपम और अतुलनीय हैं, और शायद इसमें हम थोड़ी दिक्कत महसूस करेंगे। अब एक छोटी सी कहानी का अनुभव करते हैं और शायद हमारे मन थोड़े और साफ हो जाएंगे। Once upon a time, the animals decided they should do something meaningful, so they organized a school. They adopted an activity curriculum of running, climbing, swimming and flying. To make it easier to administer the curriculum, all the animals took all the subjects. The duck was excellent at swimming. In fact, better than his instructor. But he made only passing grades in flying, and was very poor at running. Since he was slow in running, he had to drop swimming and stay after school to practice running. This caused his wet feet to be badly worn, so that he was only average in swimming. But average was quite acceptable, so nobody worried about that, except the duck.
The rabbit started at the top of his class in running, but developed a cramp in his leg muscles because of so much makeup work and swimming. The squirrel was excellent in climbing, but he encountered constant frustration in flying class because his teacher made him start from the ground up instead of from the treetop down. He developed Charlie horses from overexertion, and so only got a C in climbing and a D in running. The eagle was a problem child and was severely disciplined for being a nonconformist. In climbing, he beat all the others to the top of the tree, but insisted on using his way to get there. Everyone is a genius. But if you judge a fish on his ability to climb a tree, it will live its whole life believing it is stupid. Albert Einstein. आगे जो कुछ हम सीखेंगे उसमें कई नए शब्दों का और नई संकल्पनाओं का उपयोग होगा, और जैसा हम अभी तक करते आए हैं हमारी पूरी कोशिश होगी कि उसे सरल और आसान बनाएं। लेकिन इधर भी हमारे अल्बर्ट आइंस्टीन ने यह बहुत स्पष्ट कर दिया है कि सब कुछ सरल बनाना संभव है, लेकिन किसी भी विषय को सरल बनाने के लिए एक सीमा होती है और उससे और आसान नहीं बनाया जा सकता। आपसी संचार की समस्याओं को भला आपसे बेहतर कौन जानेगा, क्योंकि स्वयं शिक्षा के ज्ञान क्षेत्र में सालों से हैं। सरलता की संकल्पना को और अच्छी तरह समझने के लिए हम एक अत्यंत सरल और रोचक अभ्यास बल्कि खेल खेलेंगे। नियम स्पष्ट है। हम ऐसे सिर्फ 5 सामान्य आकारों का इस्तेमाल करेंगे जिनसे आप बचपन से परिचित होंगे। जाने पहचाने साधारण आकार को परिभाषित किया जाएगा। आपको केवल नियमों का पालन करना है और निर्देशानुसार उन आकारों को अंकित करना है। आप किसी भी कागज पर पेन या पेंसिल द्वारा यह अंकित कर सकते हैं। तो शुरू करें। निम्नलिखित सरल आकार हैं रेक्टेंगल, जिसे आयत या चतुर्भुज, स्क्वायर समचतुर्भुज या चौरस, कॉर्नर यानी कोना या कोण, सर्कल अथवा चक्र, वृत्त, ट्रायंगल यानी त्रिकोण। ईमेल। अपना ईमेल आईडी आप सबको मालूम होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं मालूम तो उस निर्देश को आप खाली छोड़ दें। आप मानेंगे कि अब तक तो यह सरल है। इसको और मुश्किल बनाने की जगह हम इसे और आसान बनाएंगे। इन आकृतियों को हम आपके लिए चित्रांकित करेंगे ताकि जब आप निर्देश का पालन करें तो आपको कोई भी असमंजस या दुविधा ना हो। हर परिभाषित आकार आपके सामने है। रेक्टेंगल। इस समकोण आयत की आमने सामने वाली लंबाई समान होती है, लेकिन बाजू वाली लंबाई अलग। यह ऊंचाई या लंबाई में बनाया जा सकता है। स्क्वायर। इस समकोण आयत की चारों लंबाई समान होती हैं और ये छोटा या बड़ा बनाया जा सकता है। कॉर्नर। 2 लकीरों का मिलन जो समकोण, न्यून कोण या अधिक कोण बनाया जा सकता है। सर्कल। गोलाकार जिसे छोटा या बड़ा बनाया जा सकता है। ट्रायंगल। 3 लकीरों का आपसी मिलन जो समकोण, न्यून कोण या अधिक कोण बनाया जा सकता है। 10 सेकंड के भीतर आपको प्रत्येक अनुदेश पूरा करना है और आप हमारे बताए 5 निर्देशों का पालन करें। इसमें आप अपने निकटतम बैठे पड़ोसी या पड़ोसन की नकल करने की कोशिश नहीं करेंगे, अपने दम पर इस सरल एक्सरसाइज को करेंगे। हम चाहते हैं कि प्रारंभ करने से पहले अगर आप पूर्णतः स्पष्ट नहीं हैं, तो आपको पूछने में कोई शर्म या शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ने के लिए मानसिक स्पष्टता आवश्यक है। अपनी शैली के मुताबिक अब हमारा ट्रैफिक सिग्नल प्रस्तुत है। इस समय वो लाल रंग दर्शा रहा है। अगर इस एक्सरसाइज से संबंधित आप किसी भी मामले में बिल्कुल स्पष्ट होना चाहते हैं तो अपने ट्रेनर, फैसिलिटेटर या जिम्मेदार प्रभारी से तुरंत पूछें। अगर आपको सब स्पष्ट है तो हरी बत्ती दिखाते ही यह सरल और रोचक अभ्यास बल्कि खेल शुरू हो जाएगा। ध्यान रहे कि बीच में किसी प्रकार की रोक टोक, आपसी वार्तालाप, शोर शराबा अथवा अशांति और उपद्रव की अनुमति नहीं है। हमारे 5 निर्देश प्रस्तुत हैं, हर एक सिर्फ 10 सेकंड के लिए, जिसमें आपको निर्देश अनुसार चित्रांकन या ड्राइंग करनी है। नंबर 1, एक आयत बनाएं।
2, इसके कोने में एक चक्र ड्रॉ करें। 3, आयत के एक पक्ष का उपयोग कर एक स्क्वायर बनाएं। 4, स्क्वायर पर एक त्रिकोण बनाएं। 5, आयत में अपना ईमेल लिखें। स्टॉप, ठहर जाएं। आसान था ना? तो अब थोड़ा सरलता का मूल्यांकन हो जाए। अब आपको पहले अपने राइट हैंड साइड वाले पड़ोसी या पड़ोसन, फिर अपनी बाईं ओर बैठे अपने पड़ोसी या पड़ोसन के कागज को देखने के लिए अनुमति दी जाती है। क्या तैयार की गई ड्राइंग बिल्कुल आप जैसी है? जांच करें। क्यों नहीं है? या तो आपसे अथवा आपके पड़ोसी या पड़ोसन से, नहीं तो निश्चित रूप से हमारी गलतियों के कारण ऐसा हुआ है। अब देखते हैं कि ट्रेनर हमसे बनवाना क्या चाहता था। एक आयत बनाएं, दूसरा इसके कोने में एक चक्र ड्रॉ करें, तीसरा निर्देश था आयत के एक पक्ष का उपयोग कर एक स्क्वायर बनाएं, चौथा स्क्वायर पर एक त्रिकोण बनाएं और पांचवा आयत में अपना ईमेल लिखें। तो हम सब अब बहुत स्पष्ट हैं। यह प्रतीत होता है कि सही संचार सरल नहीं है। कोई क्या कहता है और दूसरा क्या सुनता है और करता है, उसमें जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। इसे हम कम्युनिकेशन गैप या संवादहीनता कहते हैं। इसका एक उदाहरण, पहला व्यक्ति पादरी से पूछता है, क्या मैं प्रार्थना करते समय धूम्रपान कर सकता हूँ? पादरी का निश्चित जवाब, नहीं, ये पाप है। दूसरा व्यक्ति पादरी से पूछता है, क्या मैं धूम्रपान करते समय प्रार्थना कर सकता हूँ? पादरी का जवाब, अवश्य। एक शिक्षक के रूप में जब हम बच्चों को कुछ नया पढ़ाते हैं तो अक्सर उनमें से ज्यादातर को समझ नहीं आता, वरना सबको 100% अंक मिलते। इधर हमारी प्राकृतिक बुद्धियां और लर्निंग स्टाइल्स यानी सीखने की शैली की बहुत बड़ी भूमिका होती है। आज की सोच की शुरुआत लगभग 20 साल पहले 1994 में अंकुर गुप्ता ने शिक्षा से संबंधित कुछ प्रयोग किए थे, जिससे यह साबित हो गया था कि बच्चे स्वावलंबी होते जा रहे हैं और उनमें बिना किसी वयस्क के सीखने की क्षमता है। जिस बात में अपनी रुचि होती है उसे प्राप्त करने के लिए हम सब कुछ कर सकते हैं। याद रहे, अगर आप सीखने के लिए तैयार नहीं हैं, कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। अगर आप सीखने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं, कोई आपको रोक नहीं सकता। इसके लिए बोरीवली, मुंबई में 20 कंप्यूटर्स का एक केंद्र खोला गया था, कंप्यूटर फन फिएस्टा यानी कंप्यूटर मस्ती उत्सव। इस प्रयोग केंद्र में बच्चों के लिए एक स्वयं सीखने का वातावरण बनाया गया। वयस्कों की भूमिका सिर्फ बच्चों के सीखने की प्रक्रिया पर निगरानी रखना था, बिना किसी हस्तक्षेप के। उस समय यानी 20 साल पहले ही यह प्रमाणित हो गया कि बच्चों के लिए स्वयं संगठित सीखने का वातावरण यानी सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग एनवायरनमेंट सबसे उपयुक्त है। यह था हमारा पहला अनुभव लर्निंग आउटकम्स का। यह बात आपको आज यथार्थ होती नजर आती है। आप कोई भी नई वस्तु या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले लीजिए, उसका उपयोग आपको आपका बच्चा ही सिखाता है। ऐसा क्यों? अपने दैनिक समुदाय में रहकर बच्चों में आपसी होड़ लगी रहती है ये सब सीखने के लिए। 6 साल बाद यानी साल 2000 उपरांत कई संस्थाओं ने ऐसे कई प्रयोग देश के अन्य भागों में भी किए, जिनमें प्रमुख हैं डॉक्टर सुगाता मित्रा। उनके होल इन द वॉल नाम से प्रसिद्ध प्रयोगों की कुछ झलकियां। आज इंटरनेट के आगमन और स्वतंत्र रूप से उपलब्ध इंटरैक्टिव मतलब परस्पर संवादात्मक मल्टीमीडिया ने हमारे अध्ययन परिवेश को बदल डाला है और मेघ शिक्षण एक वास्तविकता बन गई है। आज के युग में अब छात्र हर समय इंटरनेट से जुड़े हैं और फेसबुक जैसे सामाजिक नेटवर्क उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा। आज का छात्र किसी भी समय और कहीं भी कुछ भी सीख सकता है। निकट भविष्य में अध्ययन और अध्यापन भी इसी का अनुसरण करेंगे और जरूरी है हम सब के लिए कि हम इस उभरती वास्तविक दुनिया को जानें, समझें और अपनाएं। याद रहे, इफ दे डू नॉट लर्न
द वे वी टीच। लेट अस टीच द वे दे लर्न। अगर हमारे सिखाने के तरीके से वो नहीं सीखते तो हमें उनके सीखने के तरीके सीखने होंगे। यह सत्र हम एक छोटे से वीडियो 21वीं सदी शिक्षा क्या है से पूरा करते हैं।